चलिए अब आते हैं उस खबर पर जिस खबर पर आप सबकी नज़र है, मेन खबर। देखिए 51 मिनट हो गए ना, टाइम स्टैम्प लगा लीजिएगा 51 मिनट का। तो वो मेन खबर क्या, चाइना वर्सेस इंडिया। तो अब आखिर चाइना वर्सेस इंडिया इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इस खबर में क्या है। चाइना वर्सेस इंडिया की बात इसलिए आ खड़ी हुई क्योंकि, विभूराम जी धन्यवाद, क्योंकि इस पूरे मैटर में चाइना, पूरे साउथ एशिया में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, बहुत एक्टिव हो गया और चाइना भारत को अब घेरना शुरू कर रहा है। कैसे, वो ऐसे, इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर ने आज हंगामा मचा दिया विश्व की पॉलिटिक्स में। ये हंगामा, तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व की पॉलिटिक्स में आज हंगामा मचा हुआ इस तस्वीर की वजह से। ये क्या तस्वीर है, तालिबान का डेलीगेशन है ये, जिसको लीड कर रहे हैं मुल्ला बरादर, बीजिंग में वांग यी से मिला ये, ठीक है। अब ये बीजिंग पहुंच गए साहब, पूरा तालिबान, और चाइना ने इनकी मदद करने का भरोसा दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। यानी तालिबान और चाइना अब एक हो गए, ठीक है। पाकिस्तान ने आज बयान दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, उन्होंने कहा है कि यूएस ने पूरे तालिबान अफगानिस्तान में सत्यानाश कर दिया, सब कुछ मैसअप कर दिया। यानी सीधे सीधे अमेरिका से नाराज़गी क्यों, चाइना को खुश करने के लिए चाइना ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया। यानी चाइना पूरा, अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर तालिबान पर राज करेंगे और ये भारत के लिए बड़ा नुकसानदायक है। सबसे मज़े की बात ये कि जब ये तालिबान वहाँ जाकर खड़ा हुआ, आप ज़रा मज़े की बात देखिए, इसने कुछ नहीं पूछा कि आप अपने यहाँ दाढ़ी नहीं बढ़ाने देते हो। आप देखिए बड़ी मज़े की बात देखिए, आप इस पूरे फोटो को देखिए, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ खड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं चाइना में इस प्रकार की दाढ़ी रखना चाइना में बैन है। आप ऐसी दाढ़ी नहीं रख सकते चाइना में, आपकी दाढ़ी काट दी जाएगी, बिना मूंछों वाली दाढ़ी, इसको काट दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ऊंचे पजामे नहीं पहन सकते आप चाइना में, आप रमज़ान में रोज़े नहीं रख सकते, ठीक है। ये चाइना में है, लेकिन तालिबान ने ये कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा कि आप तो यहाँ मुसलमान हो। वो तो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है ना तालिबान, यही कहता है ना धर्म की लड़ाई। तो धर्म की लड़ाई क्या इनके लिए नहीं लड़ी जाएगी जो चाइना के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, उनके लिए धर्म की लड़ाई नहीं होगी। बड़े कमाल की बात है, तालिबान ने कुछ नहीं कहा। ना सिर्फ इतनी सी बात, एक कदम और बढ़ के चाइना ने एकदम स्पष्ट बात कह दी है, और वो स्पष्ट बात ये कह दी है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बशर्ते आपके जो यहाँ पर जो संबंध है सेपरेटिस्ट से, यानी उनके यहाँ जो वीगर मुस्लिम्स हैं और जो सेपरेटिस्ट जो हैं उनसे जो संबंध है, आप उनसे अपने टाइज कट कर लीजिए। और तालिबान ने उनको ये वादा किया कि हम उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, आप हमको अफगानिस्तान में सपोर्ट करो। अब अफगानिस्तान में सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, अफगानिस्तान में सपोर्ट का मतलब ये कि वहाँ जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन से लेकर जितना काम होगा वो तालिबान अब चाइना से कराएगा, यानी चाइना वहाँ पहुँच जाएगा। ये तो बड़ी दिक्कत बात हो गई भाई, भारत के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों दिक्कत वाली बात हो गई ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन भारत अब क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। वो तो चाइना की फ़ोटो तो हमने आपको दिखा दी, भारत की कोई फ़ोटो है क्या हमारे पास। चाइना की फ़ोटो तो ये रही चाइना की, चौड़े में मिल रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है। भारत कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई भारत से भी कुछ फ़ोटो आई, आइए देखें, ये आज की तस्वीरें हैं। अच्छा, ये भी किसी से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन है। अरे वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी स्टैचू आ रही है भाई, कोई देवी वेवी की स्टैचू दी जा रही है। हाँ, कौन है ये, पढ़ने में नहीं आ रहा, कुछ अजीब अजीब लिखा है, कुछ भाषा ही बड़ी अजीब हो गई है। हाथ भी बड़े मिलाए जा रहे हैं साहब। भारत के रक्षा मंत्री हैं, किसके साथ में, आइए देखें। अच्छा चलिए पर्दा हटाते हैं। हैड एन एक्सीलेंट मीटिंग विद तजाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कर्नल जनरल शेराली मिर्जो इन डुशबेन टुडे। डुशबेन में आज भारत का रक्षा मंत्री भारत में नहीं है, कहाँ है, डुशबेन में। डुशबेन कहाँ है, तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने पहुंच गए। अगर तालिबान चाइना पहुंच गया तो भारत तजाकिस्तान पहुंच गया, ठीक है। और डिफेंस टाइज को लेकर दोनों के बीच में बात हुई। अब तजाकिस्तान क्या है, तो शाहजी कहते हैं आफ्टर सीइंग दिस पिक आई हैव टू एडमिट दैट अ फ्यू पाकिस्तानी प्रूव्ड स्मार्टर देन अमेरिका। अभी देखते हैं सर कौन स्मार्ट है, अभी मालूम चलेगा। अमेरिका अफगानिस्तान की सरकार के साथ हाथ मिलाए हुए, भारत तजाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ हाथ मिलाए हुए। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में, तो मैं आपको थोड़ी सी मेहनत करके दिखा देता हूँ। आप लोग इस पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान, खासकर जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा, और आप सब भी बहुत ध्यान से देखिएगा। नींद आ रही तो पानी से मुंह धोइए, क्योंकि आपके काम का एपिसोड है। आइए, ये रहा भारत, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, और ये रहा तजाकिस्तान। ओ यानी अफगानिस्तान के ठीक ऊपर तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान की बाउंड्री चाइना से लगती है, तजाकिस्तान की बाउंड्री डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ में। ऊपर वाली ठीक है, यहां तक इतना डिस्प्यूटेड है, इतना हिस्सा वो कहता हमारा यहां तक है, चाइना कहता हमारा यहां तक है। तो ये डिस्प्यूट इसका है। तजाकिस्तान के ऊपर एक है नाम कजाकिस्तान,
रशिया इसके ऊपर बैठा हुआ है। रशिया ने अपने जो टैंक उतारे हैं वो यहां उतार दिए, कजाकिस्तान के बॉर्डर पर लाकर और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर उतारकर, और ये दुश्मन है तजाकिस्तान का। समझ में आ रहा है? अब जरा समझिए चाइना क्या चाह रहा है। चाइना पाकिस्तान में ऑलरेडी है, चाइना ने यहां से घेर रखा है। ये चाहता है कि मैं यहां और पहुंच जाऊं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यदि पहुंच जाएगा तो ये जो बेसिकली जो पीओके जो यहां से जो सीईपीसी जो निकाल रहा है ईरान जाने का, तो इसके लिए रास्ता और शॉर्ट हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, एक रोड यहां से भी बना लेगा। ये पूरा मैटर क्यों हो रहा है? ये पूरा मैटर इसलिए हो रहा है, और पाकिस्तान इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है अभी इतना पोर्शन ये पीओके है, ये पाकिस्तान के कब्जे का हिस्सा है। इसी से यहां से सीईपीसी बन रहा है। अगर कल पीओके भारत वापस ले लेता है, कब्जा कर लेता है पीओके पे, पीओके अपना वापस ले लेता है और अक्साई चीन वापस ले लेता है, तो सबसे पहली बात आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान का कोई कनेक्ट नहीं बचेगा चाइना के साथ, कोई कनेक्ट नहीं बचेगा। ये जो आपको छोटी सी एक जो लकीर दिख रही है, ये जो आ रहा है ये गुलाबी रंग, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का बॉर्डर थोड़ा सा टच होगा, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये क्या चाह रहे हैं कि यदि भारत पीओके वापस ले ले तो हम अफगानिस्तान से दोस्ती कर ले, तो हमारी एंट्री सीधे यहां से हो जाएगी। बॉर्डर टू बॉर्डर लगा हुआ है अफगानिस्तान का, तो ये अफगानिस्तान के रास्ते, इनका रास्ता सीधे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक रोड निकाल लेंगे, ठीक है। तो पूरा झगड़ा जो है, और भारत को पीओके क्यों चाहिए? सीपीईसी की वजह से, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये जो आ रहा है ये पीओके से आ रहा है, इसलिए पीओके हमको लेना जरूरी। तो इसने अब अपना दूसरा रास्ता खोलना शुरू कर दिया। तो भारत तजाकिस्तान पर जाके पहुंच गया, भारत ने तजाकिस्तान यानी अफगानिस्तान के सिर पर और पाकिस्तान के सिर पर पहुंच गया, ठीक है। ये भारत ने पैंतरा खेला। और इसका सबसे बड़ा एक और इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है कि ये रशिया सीधे ऊपर बैठा हुआ है। रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है? अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को नहीं कर रहा। तजाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है? अफगानिस्तान को कर रहा है, तालिबान को नहीं कर रहा है। भारत किसको कर रहा है? अफगानिस्तान को कर रहा है, तालिबान को नहीं। तालिबान कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है और चाइना कर रहा है। तो ये पूरा हिसाब किताब आपके सामने। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी लोग वो हैं जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, इतना आसान नहीं जितना आपने समझा, है ना। जरा उससे पहले एक दो कमेंट ले लूं। बसंत कुमार जी कहते हैं, नितिन जी पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की ने पड़ोसी मुस्लिम का राखी बांधी, उस लड़कों ने, हाँ सर हाँ देख लिया, वो तो आगे वो न्यूज़ आ गई है ना। डोंट बी मिस्टेकन, पाकिस्तान डजंट वांट चीन इन अफगानिस्तान। देवव्रत जी, अब वो चाहे ना चाहे, फिलहाल तो चीन उनको हथियार दे रहा है धनादन तालिबान को, और तालिबान उसी के दम पर अब लड़ पाएगा, क्योंकि तालिबान को एक चीज़ समझ में आ गई है, भारत और रशिया से वो लड़ नहीं पाएगा। अमेरिका लगातार एयर स्ट्राइक से सपोर्ट कर रहा है, भारत वैसे सपोर्ट कर रहा है, और भारत और एक सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण तालिबान की टै बोली हुई है। वो क्या टै बोली हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा इस बॉर्डर को देखिए आप, ये है तजाकिस्तान और ये रहा बॉर्डर, यहाँ तक तो ये बॉर्डर आ रहा है। इसके बाद ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर हो गया, इतना बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, ये अफगानिस्तान की बाउंड्री, ये आया अफगानिस्तान, और ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ खत्म हो गया। पाकिस्तान ने अभी ये पीओके ले रखा, इसलिए ये चाइना से मिला हुआ, ये चाइना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए, ठीक है साहब। ये रहा तजाकिस्तान, ये रहा चाइना। हम तजाकिस्तान, हम यहाँ से उड़े और तजाकिस्तान पे पहुँच गए, तो हमें यहाँ से सपोर्ट मिला। अब तजाकिस्तान में ऐसा कौन सा तोप चला दिया आपने? ऐसी क्या बात है कि तजाकिस्तान के नाम से मैं इतना खुश हो रहा हूँ, आपको ऐसा बता रहा हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तजाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इस तजाकिस्तान में भारत का एयरबेस है। भारत की एयरफोर्स ऑफिशियली तजाकिस्तान में अपना एयरबेस बनाकर बैठी है। यानी भारत यहाँ तो है ही है, यहाँ से तो मारेगा ही मारेगा। भारत की एयरफोर्स यहाँ भी बैठी हुई है, पूरा एयरबेस हमारे पास में है यहाँ। और ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे थे, इससे पहले जो तस्वीर देख रहे थे, ये तस्वीर उसी कारण से है। हम तजाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसको पूरा लॉजिस्टिक भारतीय एयरफोर्स देती है। भारतीय एयरफोर्स का बेस है तजाकिस्तान में, और तजाकिस्तान से दोस्ती हमारी आज की नहीं, बहुत पुरानी है। अब ज़रा इस पूरे मैटर को समझें कि आखिर ये मैटर है क्या। तो आइए मैं आपको फारखोर एयरबेस पर लेकर चलता हूँ। फारखोर एयरबेस, आखिर फारखोर एयरबेस क्या है और क्यों हम फारखोर एयरबेस की बात कर रहे हैं। ये रहा तजाकिस्तान आपके लिए, और ये रहा फारखोर एयरबेस इस जगह पर, ठीक है। अब इस एयरबेस की कहानी क्या है, इस एयरबेस की कहानी भी समझ लीजिए। इस एयरबेस की कहानी ये है कि 80 के दशक में ये एयरबेस कंडम हो गया था, कबाड़ा हो गया था, टंडीला हो गया था, इसका कोई मतलब नहीं था, खत्म हो चुका था। इस एयरबेस में कुछ भी नहीं था। 96-97 में भारत पाकिस्तान से परेशान था। 80 के दशक में था, 70 मतलब सोचिए आप, आज़ाद हो गए, 47 में किसी का दिमाग नहीं चला। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन रही, लेकिन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को बुलाया गया। रॉ से पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो रॉ ने बोला ये 80 के दशक का इसका ये एयरपोर्ट पूरा बर्बाद पड़ा है, हम इस एयरपोर्ट को ले सकते हैं, इसको एयरफोर्स की स्ट्रिप बना सकते हैं।
तो मसौदा दिया गया, बातचीत शुरू की, नेगोशिएशन शुरू हुए कि यार हम यहाँ पर एयरबेस बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। गए किस लिए थे? गए इसलिए थे कि हम आपको ये एयरबेस आपका बनाकर दे देंगे, फ्री में दे देंगे, फ्री में ले लो। मैंने एक बार आपको कहा था ना, भारत भी इतना सीधा नहीं है, पाकिस्तान के पीछे बैठा तजाकिस्तान में जाके, याद आया वो वीडियो? तो भारत इतना सीधा नहीं है। तो बात ये हुई कि भाई फ्री में कर देंगे, आपका करवा लो हमारे से। तजाकिस्तान तैयार हो गया। बात क्या हुई थी? रिपेयर कर देंगे। फिर बोले खाली हवाई पट्टी रिपेयर करना थोड़ी होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी लाना पड़ेगा, इक्विपमेंट भी लाने पड़ेंगे। ये धीरे 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 सब कहानी चलती रही, और धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत वहाँ से खिसका ही नहीं, जम कर बैठ गया। प्यार मोहब्बत से, दादागिरी से नहीं, प्यार मोहब्बत से कि हम आपको और कर देंगे, आपके पास तो एयरफोर्स भी नहीं है, आप कैसे लड़ोगे, कोई आ जाएगा तो हमारे 2-4 हवाई जहाज भी रख लो। अब इन हवाई जहाज को आपको उड़ाना तो आता नहीं है, तो हमारे 2-4 पायलट भी रख लो। अभी पायलट बैठ गए तो एटीसी से इनकी भाषा आपकी भाषा में दिक्कत आ जाएगी, तो हमारे एटीसी भी हमारे ही रख लो। समझ में आ रहा है? पहले गए थे सड़क बनाने, हवाई पट्टी बनाने, फिर कहते हवाई जहाज भी रख लो, फिर कहते एटीसी भी रख लो। अब सारी चीज़ें हो गई, एटीसी भी हो गया, हवाई जहाज भी हो गए, सारा कुछ हो गया। तो बोले इनके खाने के लिए अब कौन कहाँ से करेगा, आपका खाना तो इनको समझ में नहीं आएगा। तो बोले एक काम करो, इनके खाने के लिए। बोले अब ये रहेंगे कहाँ? तो बोले बड़ा लंबा लंबा रहना पड़ता है, एक काम करो इनकी फैमिली को भी। तो धीरे धीरे करते यूनिट्स भी बन गए, हाउसिंग यूनिट्स भी बन गए, हॉस्पिटल भी बन गया, सब बन गया। भारत ने धीरे 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 करके बड़े प्यार से इस सारे काम को किया। अब ये सारे काम हुआ कब? शुरुआत इसकी हुई 1997 में। अब 1997 में तो 1997 भाई कौन था कौन नहीं था थोड़ा देखना पड़ेगा। 97-98 में कौन था? देखें जरा, आइए। 10वें प्रधानमंत्री, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 तब ये बात शुरू हुई थी। ये 16 दिन की सरकार थी, 16 दिन में सरकार गिर गई थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को शुरू किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद ये बात गुप्त हो गई। कब हुआ? आइए, विकिपीडिया से लेकर और जितना इसमें जो दिया हुआ है अभी तक, ये कल एडिट हो जाए हमें मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक जितना दिया हुआ वो सही दिया हुआ है। Farkhor Air Base is a military air base located near the town of Farkhor in Tajikistan, 130 kilometers southeast of capital Dushanbe. It is operated by Indian Air Force. कौन ऑपरेट करता है? Indian Air Force. In collaboration with Tajiki Air Force. Farkhor is India's military base. Farkhor is India's first military base outside its territory. भारत की टेरिटरी के बाहर भारत का पहला मिलिट्री बेस है। सिर्फ एयर बेस नहीं है, मिलिट्री बेस भी है, टैंक भी है हमारे वहां पर। ठीक है, अब आ गया ये। In 96-97 the research analysis raw started negotiations with Tajikistan. कब किया? 96-97 में। तो 96-97 में प्रधानमंत्री कौन था? देख लें, अटल बिहारी वाजपेयी 96। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा हूं आपको? ठीक है ना? तो बाकियों का दिमाग नहीं चला, अटल बिहारी वाजपेयी का चला। पता नहीं कि बीजेपी वाले कुछ अलग राशन खाते हैं क्या? जिनको देश से प्यार होता है उनको देश के बारे में सब कुछ सोते जागते उसी देश की ही चिंता होती है। ठीक है ना? आप थोड़ा और आगे चलें। फिर क्या हुआ? नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में ये हुआ कि जो फारखोर, ये हमने किसी को बताया, हमने इसको माना नहीं कि हमारा है कि नहीं। और 2002 में इंडिया एक्नॉलेज दैट इट वाज सेटिंग अप एन एयरबेस इन फारखोर। जब इसमें बड़ा हंगामा हुआ तब 2002 में हमने मान लिया, हाँ भाई अब ये, क्योंकि छुप तो सकती नहीं थी, है ना? तो हमने कहा भाई ठीक है, हम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम बना रहे हैं। और इसके बाद इट वॉज सिक्योर्ड विद असिस्टेंस फ्रॉम रशिया। इसमें रशिया ने हमारी मदद करी थी। द एयरबेस वॉज इन अ dilapidated condition and was not used since 1980. 80 से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। Indian government awarded a $10 million tender to a private builder in 2003 to restore the airbase by 2005. प्राइवेट बिल्डर को हमने, प्राइवेट एजेंसी को हमने ये टेंडर दिया था $10 मिलियन का। ठीक है, लेकिन वो नहीं बना पाया। फाइनली इसको कंप्लीट किसने किया? अब जरा इसमें भी आइए। जिस व्यक्ति को टेंडर दिया गया, जिस कंपनी को टेंडर बताया दिया गया था, उसको पहले से ही मालूम था मुझे काम नहीं करना है। वो जानबूझकर वहाँ फेल हुआ। फेल होने के बाद टाइम लिमिट बची। अब इस टाइम लिमिट को जब कम रह गया कि फेल हो गया, नहीं बना पाया भारत का नहीं बना पा रहा, भारत की प्राइवेट कंपनी नहीं बना पाई, तब क्या हुआ? तब भारत ने एक और पैंतरा खेला। और वो पैंतरा क्या खेला? बिल्डर डिफॉल्टेड, द बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्ड इन टू कंप्लीट द वर्क। बीआरओ के नाम से फिर सेना को घुसा दिया। 2006 में हम वहां पर, in 2006 India was considering deploying a squadron of 20 MiG-29 aircraft at the base. MiG-29 हम वहां पर डिप्लॉय करने की सोच रहे थे 2006 में। सरकार बदल गई, दूसरे की सरकार आ गई। लेकिन अब क्या क्या है वहां पर? बहुत कुछ है। क्या राफेल भी वहां जाएंगे? हो सकता है। और क्या क्या है? सुखोई है क्या? हो सकता है, क्या मालूम। बहुत सारे जो एयरबेस है, जिस एयरबेस को तैयार किया गया, उस एयरबेस को बहुत ताकत के साथ तैयार किया गया। और 2002 में किसकी सरकार थी? जरा देख लें। 2002 में
1999 से 2004 तक, यानी 2002 में प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने ऑफिशियली माना था भाई हमारी, और टेंडर जो फ्लोट हुआ था कब हुआ था? 2002 में। तो 2002 में टेंडर फ्लोट करने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अपनी कंपनी को फेल कराने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को घुसाने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी बीजेपी की भगवा सरकार थी। ठीक है, आज ये एयरबेस हमारे बहुत काम आ रहा है। आज ये एयरबेस हमारे बहुत काम का है। रशिया ने जिस समय सोचा था, उस समय सोचा था कि भाई लेना तो इन्हें हमसे ही है, हमारा ही देश है, लेकिन आज हम उससे बहुत आगे निकल गए। आज रशिया को भी लगता होगा कि हमसे कहीं गलती तो नहीं, लेकिन क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है इसलिए गलती का सवाल नहीं उठता। और रशिया बहुत बड़ा देश है, हमारे पास में एक छोटा सा देश है। तो कुल मिलाकर हमने क्या किया? हमने जो इस जगह पर है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय, ठीक है, यहाँ एयरबेस बना लिया। तो चाइना हमको घेरने की कोशिश करा, इधर से इधर से इधर से, हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ से हमारी सीधी एंट्री चाइना के अंदर होती है, यहाँ से तो होती है, यहाँ से भी सीधी होती है। ठीक है, इन केस ऑफ तिब्बत हमारे लिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, हमारे लिए और भी कई मामलों में स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। अफगानिस्तान के लिए हमारी बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। हमने यहाँ कई सारे और बेस बनाए, भारत के कई सारे और बेस बने, कई हॉस्पिटल्स के नाम पर भारत ने कई चीज़ें बनाई हुई है। और अफगानिस्तान की जो तालिबान जो है, तालिबान ने तजाकिस्तान पर हमला किया था, और तजाकिस्तान की उस समय भारत ने मदद करी थी। ना सिर्फ इतनी मदद करी थी, बल्कि उनका जो एक घायल हुआ था, उनका कमांडर जो, उसको भी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको भी भारत ने बचाया था, उसको उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो अहमद शाह मसूद, जिन पर सुसाइड अटैक हुआ था, ये वहाँ के टॉप कमांडर थे, मिलिट्री लीडर थे अहमद शाह मसूद। तो इनको भी भारत ने उसी हॉस्पिटल में, भारतीय हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ था। भारतीय हॉस्पिटल में तमाम सारे कमांडर्स का, तमाम उनकी फ़ौज का इलाज हुआ, और इसमें काफ़ी सारे लोग बचे। तो भारत कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक चीज़ तो हमने आपको ये बताई, ठीक है ना। और चाइना के खिलाफ में इस रीजन में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को ऑलरेडी मोदी जी के आते ही इंस्टॉल कर दिया गया है इस इलाके में, है ना। ये पूरा हम इतना बड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा से कंफ्यूजन में रहें, ठीक है। इस इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और जिनकी मारक क्षमता बेजिंग तक है। ब्रह्मोस कहने की बातें हैं, अग्नि भी ठोक रखी है, बेजिंग तक निशाना है, बाकी सब तो है ही है, बेजिंग तक निशाना है। अब क्या, इस पूरे मैटर को आप ज़रा समझिए। तो भारत भी इतने आसानी से नहीं बैठा है, ठीक है ना। तो जितने लोग ये जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना मारेगा, तो चाइना मारेगा वो अलग है। बहुत सारे लोगों के पेट में आज मरोड़ उठेगी, भाई उन्होंने वो वाली फोटो देखी। देखिए आप प्रोपेगेंडा देखिए, चीन का क्या है, चीन का फोटो देखिए। अब मैं आपको फोटो फिर से दिखाता हूँ एक बार, इन फोटो को देखिए ज़रा, इस फोटो को देखिए, ये चीन का फोटो है। ये लड़ेंगे, ये सिर्फ आतंकवाद फैला सकते हैं, इनके अंदर सामने लड़ने की औकात नहीं है। इस फोटो को देखिए आप, इतने सारे कुत्ते अक्सर भीड़ में चला करते हैं, भेड़ अक्सर भीड़ में चला करते हैं, है ना। और अब आप इस फोटो को देखिए, अब आप बताइए कौन ज़्यादा ताकतवर दिखता है, कौन ज़्यादा दमदार है। तो भारत के तजाकिस्तान से जो टाइज हैं वो आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। भारत में, तजाकिस्तान में भारत ने एयरबेस बना रखा है, मिलिट्री बेस बना रखा है, और ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से बताती हैं यदि चाइना ने वहाँ कुछ ज़्यादा किया तो भारत इस बार जो है। अच्छा, एक और चीज़ आप ज़रा समझिए कि आप जिस इलाके को देख रहे हैं, ज़रा इस इलाके को देखिए, जिस इलाके को आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के इस इलाके को, ये खासा तालिबानी इलाका है, और यहीं तजाकिस्तान में हम बैठे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो रशिया और भारत दोनों एक साथ यहाँ से एंटर करके, और क्योंकि भारत यहाँ से भी जाएगा, इधर ईरान ठोकेगा इसको, रशिया इधर से ठोकेगा, क्योंकि भारत की ईरान से भी बड़े अच्छे संबंध है। तो ये कुल मिला के स्थिति इनके लिए अच्छी नहीं होगी। और यदि यहाँ से कुछ भी शुरू होता है, कुछ भी यहाँ से शुरू होता है, तो आप ये मान लीजिएगा इसके बाद पीओके तुरंत ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से एयरबेस से उड़ेंगे और खटाक से इस पूरे को, यहाँ से पूरी इनकी लाइन काट कर ये पीओके भारत के पास आ जाएगा। और सिर्फ पीओके नहीं आ जाएगा, उसके बाद जब यहाँ से घुसेंगे तो ये सिर्फ इधर नहीं घुसेंगे, इधर भी घुसेंगे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान चाइना के साथ ये इनके प्रकार, किसी ने कहा कि भाई पाकिस्तान नहीं चाहता कि चाइना अफगानिस्तान में जाए। पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान अगर चाइना से पंगा लेगा, चाइना उसको मदद करना बंद कर देगा, खेल हो जाएगा, चाइना के पाकिस्तान के नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। अभी भी आपको लगता है क्या
कि हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला है तालिबानियों से, चाइना से। चाइना जो युद्ध कराएगा गोरिल्ला वॉरफेयर कराएगा, ठीक है ना। अब चाइना को एक और जो सबसे बड़ी चुनौती भारत दे रहा है, वो कहाँ से दे रहा है, ज़रा इसको समझ लीजिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी मंगोलिया जाने वाले, आज तक कोई मंगोलिया नहीं गया। और मंगोलियन से चाइना बहुत परेशानी, कभी भी इधर आके बड़े इनको, मतलब आज से नहीं आदिकाल से खूब कूट पीट के जाते थे। खान जो सरनेम है ना, वो सरनेम यहीं से आया है, ठीक है ना। रशिया से इसकी बाउंड्री मंगोलियंस की डिस्प्यूटेड नहीं है, थोड़ी बहुत है। चाइना की जो बाउंड्री है रशिया से, ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, अगेन इसमें भी डिस्प्यूट है, जगह जगह इसने डिस्प्यूट क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। अब इस पूरे मैटर में चाइना किसको सपोर्ट करता है, नॉर्थ कोरिया को। भारत किसको करता है, साउथ कोरिया को। अमेरिका किसको करता है, साउथ कोरिया को। जापान को कौन करता है, जापान और चाइना का दुश्मनी है। जापान को अमेरिका सपोर्ट करता है, भारत सपोर्ट करता है। तो यहाँ से चाइना फंसा है, मंगोलियन से चाइना फंसा हुआ है, रशियन फेडरेशन से फंसा हुआ है, कजाकिस्तान से फंसा हुआ है, यहाँ भी इसके डिस्प्यूट है। तजाकिस्तान में भारत पहुँच गया, और भारत तो भारत है ही। चाइना ये अपना एक और दूसरा म्यांमार से, वियतनाम से, तमाम सारी जगहों से, और फिलीपींस से सीधा सीधा झगड़ा है चाइना का। तो चाइना अपना प्रोपेगेंडा क्या चलाता है, हम देखो यहाँ कर रहे हैं। उसने आज भी इस फोटो को पूरे विश्व मीडिया में फैलाया, बहुत जमकर फैलाया। भारत ने कुछ नहीं फैलाया। हम लोग ट्विटर पे थोड़ी लड़ने वाले हैं, हम लोग फेसबुक यूट्यूब पे थोड़ी लड़ने वाले हैं। लड़ाई जब होगी तो युद्ध के मैदान में होगी, टैंक से होगी, एयरफोर्स से होगी, नेवी से होगी, ट्विटर और फेसबुक से नहीं होगी बाबूजी। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं अभी तक। ये लेफ्टिस्ट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पागल होते हैं, एक बात तो है ना। तो ये भारत की स्थिति है, और भारत ने बहुत अच्छी तरह से जो है इसको चाइना को बांधने का प्रयास किया। गुरु जी आप बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं, एकदम समा बांध देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी। तो शाह जी कहते हैं चाइना इज लीडिंग ट्रेड पार्टनर विद इंडिया, विल दिस तालिबान सपोर्ट सिनेरियो इम्पैक्ट ट्रेड विद चाइना। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली इन अ बिग वे। आप तो ऑलरेडी उसको सत्यानाश कर रहे हो आप चाइना का। आपके पास तो एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं था जब मोदी आए थे, एक सिंगल नहीं था। आज 250 से ज़्यादा है। कौन है, ओप्पो वीवो सब तो भारत में बना रहे हैं। आप शाओमी को भारत में ले आए, फॉक्सकॉम को भारत में ले आए। क्या छोड़ा आपने, आपने तो चाइना की पूरी दुकान ही उजाड़ दी, सारी दुकानें अपने अलग वाली उठवा के। वो तो बेचारा खाली बैठा हुआ है। पीपी किट बेचारे ने बेचने की सोची थी, 15 दिन के अंदर आप विश्व में दूसरे नंबर के पीपी किट मैन्युफैक्चरर बन गए। मास्क बेचने का सोचता है तो 7 दिन में आप विश्व का दूसरे नंबर का मास्क बनाने शुरू कर देते हो। N95 मास्क में आप भारत विश्व का नंबर 1 मास्क बनाने वाले देश बन जाते हो। वो करे तो करे क्या, आप वो पूरी जुगाड़ लगाता है। आपको S400 नहीं मिले, आपको S400 मिल जाता है। उसके पास 300 है, आपके पास 400 है, उससे ज़्यादा उन्नत मिल जाता है। वो पूरी कोशिश करता है राफेल ना मिले, तमाम सारे यहाँ के नेताओं को पैसे देता है कि भैया तुम चिल्लाओ राफेल के लिए, चिल्लाओ राफेल मत लेने दो, राफेल आ जाते हैं। आज फिर आ गए और आ गए, है ना। तो इतनी सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन भारत की है। तो अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अभी भी लोग बोलेंगे उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। फूफाओं का कुछ नहीं हो सकता। रोनी अटक जी धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव कर रहे हैं। आ गए, भारत का झंडा लगाकर आ गए, और राफेल आ गए। लीजिए साहब, फॉर्मली इंडक्टेड भारतीय वायुसेना में 101 नंबर 101 स्क्वाड्रन एयरफोर्स स्टेशन हाशिमारा इन ईस्टर्न एयर कमांड। अरे 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 एक मिनट, ईस्टर्न एयर कमांड में क्यों, ईस्टर्न एयर कमांड में क्यों दे रहे हैं, जरा ईस्टर्न एयर कमांड अपन देखेंगे ना, हाशिमारा भी देखेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बता रहा है आईएएफ एमसीसी फॉर्मली इंडक्टेड राफेल एयरक्राफ्ट इनटू नंबर 101 स्क्वाड्रन एयरफोर्स स्टेशन हाशिमारा इन ईस्टर्न एयर कमांड ईएसी 101 स्क्वाड्रन इज द सेकंड आईएएफ स्क्वाड्रन टू बी इक्विप्ड विद राफेल एयरक्राफ्ट। गजब साहब। तो अब ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट भारत का किधर बैठेगा, ये वेस्ट है मुंबई वाला, तो ये ईस्ट है। ओ अच्छा, फिर से बाबू सोना लव यू ना। हाँ तो अभी तो इतनी बात आई है, अभी क्या क्या वहाँ चल रहा है। देश का रक्षा मंत्री अगर वहाँ गया है तो भुट्टे सेकने तो नहीं गया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करने गया है। और ये सरकार मोदी सरकार है, इसको भी समझ लीजिए, है ना। एक कुची को करने नहीं जाते वहाँ पे। बहुत बेहतर होगा चाइना अपनी बर्बादी का रास्ता ना खोले, क्योंकि अगर गलती से खोला तो रशिया डिस्प्यूट भी एकदम से ओपन होगा, फिलीपीन से भी होगा, वियतनाम से भी होगा, तमाम सारे मोर्चे एक साथ खुलेंगे। और जब एक साथ खुलेंगे तो इसको संभालना, बर्मा भी चुप नहीं बैठने वाला है। जिन लोगों को लग रहा है कि म्यांमार चुप बैठेगा, म्यांमार भी चुप नहीं बैठने वाला, भूटान भी चुप नहीं बैठने वाला। बड़ी दिक्कत चाइना को होने वाली, क्योंकि चाइना ने सबसे पंगा कर रखा है। तो खैर बहरहाल हम तो कहते हैं सिर्फ भारत ही अकेला इतना सक्षम है इनसे लड़ने में। भारत ने अपना इतना फैला रखा है हिसाब किताब, और रशिया हमारे से इतना दूर है कि हमें रशिया से कभी हमारा पंगा होना नहीं है। लेकिन चाइना के लिए बहुत आवश्यक है कि अब चाइना से तिब्बत छुड़ा लिया जाए, अक्साई चिन छुड़ा लिया जाए, और पीओके तो हम लेंगे ही लेंगे। अफगानिस्तान हो सकता है कि आपके हाथ में आ जाए अगर ऐसे ही चलता रहा तो, अगर बहुत अच्छी तरीके से।
तो हो सकता है अफगानिस्तान भी आपके हाथ में आ जाए। तो क्या देखा हमने, एयरबेस बन गया, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, वो राफेल भी आ रहे हैं और रक्षा मंत्री भी जा रहे हैं, पूरी सब कुछ हो रहा है। तो ये सब तो फ्री में हो रहा होगा, पैसे थोड़ी लगते हैं इसके। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा है। अरे पेट्रोल महंगा तो भूल ही गया मैं। पेट्रोल महंगा लग रहा है क्या? महंगा लग रहा है क्या इस न्यूज़ के बाद में? इस एनालिसिस के, ये 20-25 मिनट के एनालिसिस के बाद भी पेट्रोल महंगा लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो जाके कुएं में कूद के मर जाओ, डूब जाओ कुएं में। अगर अब भी लगता है तो ये सब चीज़ें फ्री में नहीं होती, इनमें अरबों खरबों रुपया लगता है, खरबों रुपया लगता है। और ये चीज़ें हो रही हैं आज, ये आप ही के पेट्रोल की वजह से हो रही हैं। थोड़ा और बढ़ा लें अगर आप बुरा नहीं मानो तो, क्योंकि अभी स्थिति थोड़ी जो है ठीक नहीं है, हो सकता है कल लड़ना पड़े। मज़ा आ रहा है, ठीक काम कर रही है सरकार, वोट वसूल हो रहा है, ठीक है, वोट वसूल होना चाहिए। 50 रुपये और बढ़ा दो, एक ने कहा, हमने तो 10 ही कहा था, बताइए, ऐसे दिलदार लोग हैं। शशि जी कहते हैं सर सीधे वॉर तो चाइना नहीं कर पाएगा, पर दुनिया को बायो वेपन के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से न्यूक्लियर सेट की जैसा इसका कोई देखना पड़ेगा। बायो वेपन एक्चुअली अगर ये इनका साबित हो जाता तो इसको तो वैसे ही खत्म कर देगा, पूरा विश्व इसको खत्म कर देगा। फिर तो पूरा यूएन उतर आ जाएगा इसके खिलाफ में। इसीलिए तो ये कह रहा है कि भाई जो कोरोना वायरस है उसका मत करो। नितिन जी नाउ पेट्रोल इज़ वेरी चीप। हाँ ये ठीक है ना, वो क्या वो लोग बताते नहीं हैं आपको, मोदी जी ने फ़ोन किया ही नहीं आपको। बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है रोज सुबह मोदी जी को फ़ोन करना चाहिए, जैसे ही वो जाकर अपने कमोड की सीट पर बैठे मोदी जी का फ़ोन आ चाहिए। हाँ बोलो भाई, मोदी जी ने, भाई साहब मैंने एयरबेस बना दिया है, मैंने देश के रक्षा मंत्री को भी भेज दिया है, तो इनको चैन पड़ेगा। हाँ मोदी रोज़ रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो मोदी जी का फॉल्ट है, हम उनको बोलेंगे कल कि आप सबको रिपोर्टिंग किया करो फ़ोन लगा कर। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं बताई जाती, अभी इसमें भी हज़ारों चीज़ें ऐसी है। मतलब आप ये समझिए इस पूरे मैटर को अगर मैं कहूँ तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बमुश्किल शायद 2% या 3% बताया होगा, है ना, मैक्सिमम शायद 5% बताया होगा, इससे ज़्यादा नहीं बताया। तो अभी बहुत कुछ ऐसा जो आपको देखना, समझना, सोचना बाकी है ना। टीआरपी के लिए काम नहीं करते हम कि हम यहाँ बता दें और अब यार धड़ 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 कल वो 5 लाख 10 लाख व्यूज़ आ जाएं, उसके लिए काम नहीं करते हम देश के लिए काम करते हैं। और देश के लिए जब काम करना होता तो ऐसे काम करना होता है, मुंह खोल कर काम नहीं होता। अमित त्रिपाठी जी कहते हैं हर्ड दैट खिला होबे सेड टू बी ऑन 16 अगस्त अगेन द सेम डेट विच डायरेक्ट एक्शन डे हैपेंड इन बंगाल 70 ईयर्स अगो, इज इट ट्रू? हाँ सुनने में तो यही आया अमित त्रिपाठी जी, मेरे को भी अभी तक यही सुनने में आ रहा है। भारतवर्ष कहते हैं सर वियतनाम चाइना को धो कर मारा है वॉर में। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। दीपक को पता चलेगा सर कुछ है जिन्हें अब भी पेट्रोल पीना होगा, उनको कैसे समझाएं? मुझे लगता है वो ज़्यादा देश के दुश्मन है। देश के दुश्मन की बात आपने कर दी। खैर ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में। और